तो जो जीता वही सिकंदर। वैसे मुकाबला 1-1-1 से बराबर हुआ है। आप कहेंगे 1-1-1 से कैसे, तो अब वो भी समझिए। गुजरात बीजेपी, हिमाचल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एमसीडी, और मैनपुरी में अखिलेश और डिंपल की जीत। हां, आजमगढ़ हाथ से फिसल गया। तो क्या 2022 का जनादेश 24 का संदेश है? गुजरात में कमल खिला और हिमाचल में पंजा चला। इस जनादेश के मायने क्या है? तस्वीर कहती क्या है? संदेश छिपा क्या है? बीजेपी गदगद है, कहा कि इतिहास रच दिया, जो अब तक नहीं हुआ वो मोदी ने कर दिखाया। कांग्रेस कह रही है कि हिमाचल में मेहनत रंग लाई और पंजा मजबूत हुआ, हाथ मजबूत हुआ। एमसीडी चुनाव में जीत से गदगद आम आदमी पार्टी कह रही है, जो सोचा नहीं था भूतो न भविष्य, हमने गुजरात में वो चमत्कार करके दिखाया। तो क्या वाकई में इस जीत के कई मायने हैं? इस लिहाज से हारा कोई भी नहीं, जीते सब। या फिर आप यह कह सकते हैं, ना तुम जीते ना हम हारे, और ना हम हारे और ना तुम जीते। तो यह 22 का जनादेश 24 का संदेश, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं। पहले वो सुनिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। गुजरात के कार्यकर्ता और तमाम कार्यकर्ता जो इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में लगे, उन सबको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए खुशी की बात है और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जब हम गुजरात के नतीजे देखते हैं तो आजाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये जीत हासिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली है। इस प्रचंड ऐतिहासिक जीत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है, और वह है विकासवाद, विकास की कहानी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखाई देती है। एक नई पार्टी आई गुजरात का अपमान करने के लिए। वो नई पार्टी क्या करती थी? एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे, ये देखो, इसको नोट कर लो, और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। ये कैसी राजनीति है
देखो मैं लिख के दे रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। और दूसरा रिकॉर्ड उसने क्या तोड़ा? और दूसरा रिकॉर्ड क्या तोड़ा कि आजाद भारत में आज दिन तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो बोर्ड लेकर के चलता हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। बोर्ड लेकर के ऐसे अपने बारे में बताने की आवश्यकता पड़ जाए, आप समझ सकते होंगे कि ये कितने कट्टर बेईमान हैं। 1% से कम वोट से हमारा फर्क रहा है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और साथ ही साथ जो सरकार में आने वाली पार्टी है उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। वो अच्छे काम में जुटे, अच्छे काम में, विकास में हम उनका साथ देंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से एक कारगर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हिमाचल की जनता के इंटरेस्ट को और उनके हितों की चिंता करते हुए हम काम करेंगे। बिहार के आगे के चुनाव के बारे में इंगित करता है। ये दूसरा चुनाव है जब नीतीश जी आरजेडी से मिल गए और कहा कि ये तो अब बड़ा भारी कास्ट का अलायंस होगा। हम इनको भी ये बता देना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, मैथमेटिक्स नहीं चलता, केमिस्ट्री चलती है। केमिस्ट्री चलती है, प्यार चलता है। और लोग विकास को वोट देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट देते हैं। तो सियासी वार किए जा रहे हैं, पलटवार भी हो रहा है, लेकिन इस जीत के हार के मायने क्या है? मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ गुर्रेज शेख जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के युवा चेहरों में से एक है। हमारे साथ शान खान जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक है। नीलम यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी है जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुर्रेज शेख, थोड़ा मुस्कुराइए, गुजरात तो आया, इतना गंभीर दिखाई दे रहे हैं, वो भी ऐतिहासिक जीत है। भले ही हिमाचल हार गए, एमसीडी हार गए, लेकिन गुजरात तो आ गया। परेशान क्यों है? खुश हूँ आज, और थोड़ा गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं थक गया हूँ क्योंकि सुबह 8 बजे से टेलीविजन स्क्रीन पे बैठा हुआ हूँ। सर, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी। तो आप समझ सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर अगर 10-12 घंटे बैठ जाए तो क्या होता है। नहीं, आप भी मुस्कुराइए, हम भी मुस्कुरा रहे हैं, आप तीनों को बधाई दे रहे हैं। एक से मुकाबला बराबर हुआ कि नहीं गुर्रेज भाई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन जो है ना ऐतिहासिक दिन है। जब से गुजरात प्रांत का निर्माण हुआ है, आप बताइए कि ऐसी स्थिति कब रही कि जब तीनों दल, जो तीनों लड़ने वाली पार्टी थी चुनाव में, आज तीनों जीत गए। भारतीय जनता पार्टी जीत गई, आम आदमी पार्टी गुजरात से जीत गई, कांग्रेस पार्टी जीत गई। क्योंकि देखिए, बीजेपी तो लक्ष्य लेके चली थी कि हमको ऐतिहासिक जीत बनानी है, इसके पहले कभी नहीं हुई, तो हम वो ऐतिहासिक जीत प्राप्त करके हम जीत गए। तो इस ऐतिहासिक जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर आम आदमी पार्टी को भी थैंक यू बोलेंगे? नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं फिर बताऊंगा ना। मैं सब सारी बातें करूंगा, मैं सारी बातें करूंगा। तो हम जीत गए क्योंकि हमने इतिहास बना दिया। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य था कि 5-6 सीटें जीतकर उनको नेशनल पार्टी बनना थी, तो उनका लक्ष्य प्राप्त हो गया। कांग्रेस की इच्छा थी कि राजनीतिक आत्महत्या करने की, तो जनता ने उनकी राजनीतिक हत्या कर दी, तो कांग्रेस भी जीत गई। तीनों के लक्ष्य प्राप्त हो गए। अब जहां तक बात है कि अब तो चुनाव खत्म हुआ, हिमाचल में जीत हासिल हुई है, मुबारकबाद तो दे दीजिए शान साहब को। देखिए, जीत डेफिनेटली उनको हासिल हुई है और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उनको हमारी ओर से मुबारकबाद। और जहां तक हिमाचल की भी बात है, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। छोटा राज्य है, थोड़े से वोट से, थोड़े से मार्जिन से इधर उधर हो जाता है तो हुआ है। लेकिन एक बात है कि हिमाचल की जनता ने, हिमाचल की चाबी जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में दी है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता ने एक सशक्त विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी नाम का चौकीदार
चौकीदार बिठाया है कि हिमाचल की तिजोरी पर कोई काला हाथ नहीं मार पाए। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। शान साहब, हिमाचल पंजा मजबूत हुआ, लेकिन गुजरात में कहां आकर खड़े हो गए? क्या सोचा था कभी ऐसा कि यह दिन भी आएगा कि आम आदमी पार्टी आपकी उम्मीदों पर झाड़ू फेर जाएगा? शान साहब, कभी सोचा था आपने? नहीं सोचा तो नहीं था। आई ओपनर है कि नहीं ये नतीजे, या अभी भी आप ये मानते हैं कि नहीं भैया, जो हिमाचल में रहा कि भैया जो रिवाज रहा वही तो दोहराया? गुजरात में तो आपको उम्मीद थी, लेकिन चारों खाने चित हुए, या फिर उम्मीद भी छोड़ दी थी आपने? जी तिलक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी भी ऐसी आशा नहीं की थी कि इतना निराशाजनक परिणाम हमारे लिए आएगा। जो भी कमियां खामियां रही हम उसके चिंतन मंथन करेंगे, किंतु हमें ये समझना होगा कि वर्तमान समय में 3 आम चुनाव हुए। एक दिल्ली का एमसीडी चुनाव, एक गुजरात का विधानसभा चुनाव और एक हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव, और उसके साथ साथ कई प्रदेशों में उपचुनाव हुए। आप देखिए किस प्रकार से दिल्ली में भाजपा ने जनता ने भाजपा को नकार दिया। आप देखिए किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जनता ने भाजपा को नकार दिया। आपको स्वीकार कर लिया? ये चेहरे चेक कर लो। हेलो, मैंने कहा आपको स्वीकार कर लिया क्या? मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए तिलक जी। मैं जो कहना चाह रहा था उस बात को तो पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को नकार दिया, तो ऐसा लगा कि जैसे कांग्रेस को स्वीकार कर लिया। नहीं, बिल्कुल स्वीकार किया, हिमाचल प्रदेश ने स्वीकार किया। नहीं नहीं, आप दिल्ली का जिक्र कर रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं क्या कह रहा था, आप मेरी बात नहीं पूरी होने दिए तिलक जी। खान साहब प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने वर्तमान समय में 3 आम चुनाव देखे। दिल्ली का एमसीडी चुनाव, गुजरात का विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव, और उसके साथ साथ कई प्रदेशों के उपचुनाव देखे। आप देखिए दिल्ली का जो जनादेश आया वो भाजपा के खिलाफ आया, हिमाचल प्रदेश का जो जनादेश आया वो भाजपा के खिलाफ आया, और तमाम उपचुनाव जो है वो भी भाजपा के खिलाफ जनादेश आए। गुजरात में कहीं ना कहीं भाजपा को जो सफलता मिली है उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है मोदी जी के छोटे भाई का है, जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है। शुरुआत से ही 1 वर्ष पहले से ही केजरीवाल जी ने गुजरात में जो सनसनी और भ्रम फैलाया, जो बार बार लिखित में भविष्यवाणियां की, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल कमजोर और मरा हुआ साबित किया, उसके कारण आम आदमी पार्टी गुजरात में वोट कटुआ पार्टी साबित हुई। हर विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के वोटों में सेंधमारी की, वोट काटे, जिसके कारण भाजपा एक तरफा चुनाव जीती है। अच्छा, तो जनता ने वोट की चोट नहीं दी, आम आदमी पार्टी ने आपको वोट की चोट दी? नहीं, बात यहाँ पर आती है, जनता ने ही वोट दिया आम आदमी पार्टी को, किंतु जिस प्रकार से भ्रम और सनसनी फैलाई गई, उन्होंने लिखित में कहा है कांग्रेस पार्टी 5 सीट भी नहीं जीत पाएगी। आज कांग्रेस पार्टी ने कम सीटें जीती है, किंतु 5 से तो अधिक ही है। तो क्या केजरीवाल सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देंगे या माफी मांगेंगे कि उन्होंने गलती की थी या उन्होंने इस प्रकार का भ्रम और नहीं, माफिया कोई नहीं मांगता सर। राजनीतिक मंच से जो बयान होते हैं कभी कोई माफी नहीं मांगता। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि ये सारी की सारी गलती आम आदमी पार्टी की है, आप ये कह रहे हैं? उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, तो वोट कटुआ कैसे? तिलक जी बिल्कुल है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो एमसीडी में तो बीजेपी को हराया आम आदमी पार्टी ने कि नहीं? सुन तो लीजिए पहले, मेरा उत्तर तो सुन लीजिए पहले। मैं कह रहा हूं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। पूर्व में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनेगी। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, किंतु जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए भ्रम और सनसनी फैलाए, तब जाके मामला बिगड़ता है। गुजरात में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक भ्रम पैदा किया, एक सनसनी फैलाई, उससे कहीं ना कहीं हमें ये परिणाम आज सामने देखना पड़ रहा है। अच्छा, ये सारी वजह, अच्छा, आपकी हार की जड़ जो है वो आम आदमी पार्टी है। नीलम यादव जी, क्यों इतने वोट काटे आपने कांग्रेस के कि आज वो इस हालत में आ गई जो 20 सीटें पार ना कर पाई? जैसे कि खान साहब बता रहे हैं, हमें तो कह रहे हैं कि आप हैं असली वजह, तो वोट कटुआ। नीलम यादव जी,
इनको अब लगता होगा कि हम लोग वजह हैं, लेकिन पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको भी बधाई देना चाहूंगी, और हिमाचल में बनने के लिए सरकार जो हमारे भाई बैठे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। रही बात देखिए आम आदमी पार्टी की, तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर एक का अधिकार होता है चुनाव लड़ने का, चाहे वो किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकती है। और जिस तरह से एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी जो हार दी है, आज आप देखो 15 सालों का जो राज्य है जो ये चला रहे थे उसको ध्वस्त किया है आम आदमी पार्टी ने, तो सिर्फ अपने कामों के द्वारा किया है। अगर दिल्ली में उन्होंने काम ना किया होता, जनता को वो वादे जो जनता से किए गए थे वो पूरे ना किए होते, तो शायद ये सीट ना आती। तो अगर मैं कहती हूँ गुजरात में चुनाव आम आदमी पार्टी ने बड़े दमदारी से चुनाव लड़ी और सिर्फ जनता को उनकी बुनियादी जरूरतें देने के लिए चुनाव लड़ी। आज 27 सालों से गुजरात की जनता त्रस्त थी, तो आम आदमी पार्टी वहां पहुंची। और अरविंद केजरीवाल जी वहां पे जिस तरह से दिल्ली में काम कर रहे थे, जिस तरह से जनता को उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी की हैं, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे पहला आम आदमी पार्टी है, ऐसा विश्व में प्रसिद्ध है अपने कामों को लेकर के। वही हम गुजरात की जनता को देने के लिए गए थे और गुजरात की जनता ने हमें प्यार दिया है, सम्मान दिया है, हमें 13% वोट दिया है, हमें हमारी 5 सीटें आई है, तो कोई इसमें हंसने वाली नीलम बात जी, नहीं है। नीलम, नहीं कोई हंस नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि वो सफेद पेपर पे जो लिखा था वो आपके पास है या फिर नहीं? ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या लिखा था उस पे? अब ये आप बखूबी जानते हैं, आप लोग चैनल पे बैठते हैं, आप जानते हैं क्या नहीं, लिखा मैं है? तो सिर्फ ये मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। कह रहे थे कि रख लेना पॉकेट में डाल के, तो इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, मैंने कहा हम लोगों के पॉकेट में तो नहीं होगा, आप लोगों के पॉकेट में तो होगा ना, जो लिखा था केजरीवाल जी ने। नेता को ये पता होता है कि हम किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब केजरीवाल जी को मालूम था कि इतनी सीटें आएंगी? नहीं, बिल्कुल उनको इससे ज्यादा उम्मीदें थी। नहीं, आप जिस तरह से बता रहे, मुझे लगा कि शायद उनको मालूम था कि 5 सीटों पर ही सिमटेंगे, लेकिन फिर भी वो लिख रहे थे सरकार बनाने के दावे। देखिए, उनका अपना अधिकार है कुछ भी बोलने का, कुछ भी, लोकतंत्र में ये कोई मायने नहीं रखता। तो इसका मतलब जेपी नड्डा साहब सही बोल रहे हैं कि आप लोग कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान हैं। बिल्कुल, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। जेपी नड्डा जी क्या कह रहे हैं वो उनकी भाषा है, और मैं अपनी ईमानदारी बात कर सकती हूँ कि हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, आपको बखूबी पता है। वो गुजरात में आज नहीं तो कल लड़ेगी, फिर से वही शान खान साहब, क्विक रिएक्शन। फिर मैं आरबी उपाध्याय जी के पास आ रहा हूँ। खान साहब, वो कह रहे हैं कि हमने तो ईमानदारी से चुनाव लड़ा, जनता ने जब आपको अस्वीकार कर दिया तो आप तोहमत मढ़ रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। शान साहब, देखिए तिलक जी, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है और लड़ना भी चाहिए, किंतु किसी पार्टी के खिलाफ और किसी पार्टी के लाभ के लिए सनसनी फैलाना, भ्रम फैलाना, वो सही नहीं है राजनीति में। नहीं, कोई आधार तो होगा। आप बार बार वोट कटुआ क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या जनता के बीच आप भी गए, वो भी गए? जनता ने अगर आपको वोट नहीं किया, उनको वोट किया, तो इसका मतलब वो वोट कटुआ होगी आम आदमी पार्टी। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पूरा परिणाम का आकलन कर लीजिए और देख लीजिए किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भाजपा को यहाँ पर मदद की है गुजरात में। ऐसा है नीलम जी? सवाल, प्रश्न ये नहीं कि किसने कितना वोट लिया, प्रश्न ये है कि आप सनसनी फैलाओ, भ्रम फैलाओ और भविष्य। जल्दी नीलम जी, फिर मैं आरबी उपाध्याय जी के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, सनसनी कोई नेता किसी नेता के लिए सनसनी के नहीं होता। ये अपनी कमजोरियों को अगर आप दूसरे के लिए गिनाओगे तो ये तो आपकी कमजोरी है। ये चीज आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ऑनेस्टली अपना जाकर के जनता के बीच में काम किया, वहाँ संगठन ने काम किया, वहाँ पे पहले सूरत में हमारे 27 पार्षद भी हैं। ऐसा नहीं है, अहमद जो अरविंद जी कहते हैं वो करते हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि भ्रम फैलाया गया। हमारे नेता ने कोई भ्रम फैलाया नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से जाकर के वहाँ पे जनता से प्यार मांगा, सम्मान मांगा, और गुजरात की जनता ने दिया। तभी आज ऐतिहासिक उसमें रोल में हम लोग हैं और आज राष्ट्रीय पार्टी हम लोग बने हैं। सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए नहीं गए थे, वो जनता को जो भी प्यार मिला उसका हम सम्मान करते हैं गुजरात की जनता ने। खान साहब, राष्ट्रीय पार्टी तो बन गए ना ये, कि नहीं? आप क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ सिमट रहे हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी बन रहे हैं, तो फिर इसमें गलती क्या इनकी है? आपके लिए तो आई ओपनर है ये। जो बहन जी ने जो बात कही कि हम कहीं भ्रम और सनसनी फैलाने नहीं गए थे, यदि केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कोई भ्रम और सनसनी फैलाने नहीं आई थी तो लिखित में
ये दावा करने की आवश्यकता पड़ गई कि कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें से कम आएगी। आप ये कहते थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम 100 सीट ला रहे, 150 हमारे विधायक नहीं दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब सरकार बनानी होती है कांजी, तो कांग्रेस के विधायकों को खरीद लिया जाता है। ये हमारे विधायक नहीं दिखते हैं, हमारे पार्षद भी नहीं दिखेंगे, हमारे विधायक बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो ये चीज अपने ऊपर लागू कीजिए आप, ठीक है। कोई सनसनी वाली बात, आपके विधायक जब बनते हैं तो जो उनको खरीदा जाता है, सनसनी कौन फैलाता है? तिलक जी, खान साहब, तिलक जी, खान साहब जी इनसे पूछिए आपकी, जब ये कह रहे हैं कि हमारे नेता ने कोई सनसनी नहीं फैलाई, कोई भ्रम नहीं फैलाया, तो इनके नेता ने लिखित में ये दावा क्यों किया कि कांग्रेस पार्टी की 5 से कम सीटें आएंगी? वो ये कह सकते थे कि भाई हमारी 150 सीट आ रही है, 125 आ रही है, 182 आ रही है। कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने क्यों दावा किया, क्यों भविष्यवाणी की? उन्होंने वीडियो जारी करके क्यों ये कहा कि कांग्रेस पार्टी का मतदाता और उनके कार्यकर्ता इस बार आम आदमी पार्टी को मदद करे और वोट दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही है? उनको ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? है जवाब नीलम जी आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है मेरी जी, प्लीज जल्दी से। आरबी उपाध्याय जी आ रहा हूं आपके पास। ये आपका भ्रम है शान जी। नहीं, किसी भी लीडर को आप सीधे उत्तर दीजिए ना, आपके नेता ने ये क्यों कहा? आप ये कहते हैं कि हम 150 सीटें जीत रहे हैं, समझ में आता है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, दावा कर सकते हैं, विपक्ष में अगर जो भी खड़ा होगा वो बोलेगा, वो बोलेगा बिल्कुल। अगर आप लोग वोट कटवा कह सकते हो तो हमारा भी अधिकार है, हमें भी ऐसा आकलन लगा कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो कितनी सीटें आई? 17 सीटें आई। 77 सीटों में आपकी, आप अपनी कमजोरियों को आम आदमी पार्टी पे बिल्कुल मत थोपिए, अपनी कमजोरियों को आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल मत थोपिए। आम आदमी पार्टी ने ऑनेस्टली चुनाव लड़ा है और जिस तरह का चुनाव वो लड़ा है वो उसको जनता ने सम्मान और प्यार दिया है। आप अपनी सोचिए। केजरीवाल जी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं माफी मांगेंगे, उन्होंने कोई गलती नहीं की तो माफी मांगी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस पार्टी की 5 से कम सीटें आ रही हैं, बिल्कुल नहीं माफी मांगेंगे, बिल्कुल मांगनी नहीं चाहिए ना। जनता पे हर नेता का अपना अधिकार है, उसको बोलने का अधिकार है। मतलब जो मुंह में आए बोल दो, ये आपको लगता है, ये आपको लगता है शान जी की जो मुंह में आए बोल दो? ऐसे तो बहुत सारे नेता आपके हैं जो भी बोल देते हैं, क्षमा मांगे कि भाई मेरा आकलन कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। उन्होंने कोई गलती नहीं की, क्षमा क्यों मांगेंगे? केजरीवाल जी क्षमा क्यों मांगेंगे? उन्होंने लिखित में दिया है, लिखित में दिया है कि कांग्रेस पार्टी की 5 से कम सीटें आ रही हैं, तो यदि उनका आकलन गलत साबित हुआ तो वो क्षमा मांग ले जनता से, भाई मेरा आकलन गलत था और मैंने गलत दावा किया था कांग्रेस पार्टी के बारे में। नीलम यादव जी का भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज कनेक्ट करिएगा। लेकिन शान साहब, मैं आरबी उपाध्याय जी के पास जाऊं। उपाध्याय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, मैं माफी चाहूंगा, आप क्योंकि फ्रेम फ्रीज था तो इस वजह से मैं मालूम नहीं कर पाया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन एक बात उपाध्याय जी, अगर निचोड़ निकाला जाए इन नतीजों का, तो क्या वाकई में 22 का जो जनादेश है उसमें 24 का कोई संदेश छिपा है? देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो उन सब चीजों को देख रहे हैं। बहुत बड़ा संदेश है। अब ये आपस में खींचान, अभी शान खान कह रहे थे कि भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की मदद की, और एक मेरे आम आदमी पार्टी के नेता से बात हो रही थी, वो ये करे कांग्रेस ने मदद कर दी बीजेपी की, नहीं हम तो वहां सत्ता में आ जाते, हम तो बीजेपी को नेक टू नेक फाइट में हरा देते। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? और जहां तक बीजेपी का प्रश्न है तो चावला जी बड़ा सीधा सीधा सा है। देखिए, दिल्ली में एमसीडी में अभी बीजेपी सत्ता में थी, आप देखेंगे हिमाचल में बीजेपी सत्ता में थी, और गुजरात में, जहां 3 जगह इलेक्शन हुए, तीनों जगह बीजेपी सत्ता में थी। अब एक जगह रह गई, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता भी एमसीडी की छीन ली। वहां आप चले जाएं हिमाचल में तो वो कांग्रेस के खाते में आ गई। यानी 2 स्टेट का नुकसान सीधा सीधा बीजेपी को हो रहा है। अब विपक्ष को सीखना चाहिए कि वो 2 स्टेट खोने के बाद भी जश्न मना रहे हैं और आप लोग आपस में टांग खिंचाई कर रहे हैं। अरे आप लोगों को भी जश्न मनाना चाहिए कुछ। भाई कांग्रेस को तो और बड़ा जश्न करना चाहिए कि देखिए हमें हिमाचल मिल गया। आप जश्न नहीं कर रहे, और जिनके 2 स्टेट चले गए
वो देखिए क्या जबरदस्त जश्न कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं जनता का समर्पण है, जनता का आशीर्वाद है। और आप लोगों को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता दे दी, वो जश्न ही नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे शांत बैठ गए, ऐसे कांग्रेस शांत। तो सीखो बीजेपी से कुछ, यानी हार के भी जश्न मनाना सीख लो, कुछ तो फॉलो करिए। तो ये जनादेश तो बहुत कुछ कहता है। अब मैं नहीं समझता हूं कि राजनीतिक दल उसको किस रूप में लेते हैं। मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाईपोल में भी देख लीजिए, जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है और क्यों आशीर्वाद दिया है। मैं नड्डा जी को भी सुन रहा था। तो देखिए, अपने गरेबान में झांक के देखें, और राजनीतिक दल अपने बारे में बोल रहे हैं, दूसरी पार्टी के बारे में बोलने से मैं समझता हूं एक अच्छा चलन नहीं है। आप अपनी बात रखिए, आम आदमी पार्टी अपनी बात रखे, कांग्रेस की बात क्यों रखती है? आप इस नतीजों के बाद क्या परिवर्तन देखते हैं आप सियासत में? देखिए, जो क्या ये खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए? अरे, और इससे बड़ी खतरे की घंटी क्या हो सकती है कि भी तीनों जगह बीजेपी थी, एक जगह रहेगी, दो जगह चली जाती है। तो साफ साफ संकेत है। अब आप उसको पढ़ने की कोशिश करें या ना करें, यूपी में बाई इलेक्शन में देख लीजिए, वहां से भी एक संदेश है। तो ये संदेश सारे जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं। देखिए, मैं कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। बीमार का तो भगवान भी, पूजा भी, अभी वो डॉक्टर है, वो दवा चाहिए उसके लिए दवा भगवान है, बाकी चीजें सेकेंडरी है। भूखे आदमी को तुम कहो धर्म का पाठ पढ़ाओ, वो कहेगा भाई धर्म कर्म मत पढ़ा, दो रोटी हो तो ले आ, मैं अपना पेट भर लूं, भूख बहुत तेज लग रही है। तो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, इन पर डिलीवरी देनी होगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी। नहीं, कांग्रेस ना, इस नजरिए को आप किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस पूरा हार का ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ रही है? क्या वाकई आम आदमी पार्टी ही एक फैक्टर है कि भैया आप गुजरात में बिल्कुल इस स्थिति में आ गए कि वो राष्ट्रीय पार्टी और आप क्षेत्रीय दल पर सिमटते जा रहे हैं? देखिए, किसी भी पार्टी के बारे में बोलना मैं समझता हूं वो ठीक नहीं होता। आप अपनी बात रखिए चावला जी, जनता को अपने बारे में बताइए, लेकिन किसी दूसरी पार्टी के बारे में बोलना ये शोभा नहीं देता है कि वो तो हार गए हैं, अब कांग्रेस तो खत्म हो गई है, ये अतिशयोक्ति हो जाती है। अरे, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, भी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह बीजेपी का कार्यकर्ता मौजूद है, हर जगह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है, हर जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद है। अब मान लो बीजेपी ये कहने लगे कि भाई कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस कहने लगे बीजेपी खत्म हो गई, तो इनके कहने से कोई पार्टियां तो खत्म नहीं हो जाती। तो हम परहेज क्यों ना करें, क्यों इस तरह की बात? तो क्या गुजरात के नतीजे आई ओपनर है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस को जिस शिद्दत के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, मेरा आकलन यह है कि उस शिद्दत के साथ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो। यानी आप ये कह रहे जोर भारत जोड़ो यात्रा पर ज्यादा था, चुनाव पर कम? एक्चुअल में जितना जोर भारत जोड़ो यात्रा पर था, उतना जोर अगर जो 3 जगह इलेक्शन हो रहा था, तीनों जगह प्रायोरिटी पे अगर वहां पूरी ताकत के साथ उपस्थिति दर्ज कराई जाती, तो कांग्रेस और अच्छा कर सकती। ठीक, एक ब्रेक ले रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार गुरेश शेख जी, आपको पूरा मौका आपका होगा, क्योंकि अब मैदान खुल चुका है, कोई कहीं भी बल्लेबाजी कर सकता है, बस सूर्य कुमार यादव मत बनिएगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार ये 22 का जनादेश क्या 24 का संदेश है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ तस्वीरें भी होंगी, कुछ बयान भी होंगे, और कुछ इशारों में और वार भी होंगे। जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो क्या वाकई में 22 का जनादेश 24 का संदेश है? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब गुरेश शेख, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। शान साहब ने भी अपनी बात रखी, नीलम जी ने भी, और बड़ी बात तो आरबी उपाध्याय जी ने रखी। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले, आज देश ने तस्वीरें देखी जश्न की, बीजेपी के जश्न की। मैं एक बार फिर से ये तस्वीरें प्ले कर रहा हूं। ढोल नगाड़ों पर जश्न मनाते बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं।
और हर जगह कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। और दिल्ली में तो बीजेपी ने ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी कार्यालय में भी देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मैं एक बात समझना चाह रहा था, प्लीज गुरेश शेख स्क्रीन पर। गुरेश भाई, जब यह जश्न मनाया जा रहा था, प्लीज गुरेश शेख स्क्रीन पर। गुरेश जी, जब यह जश्न मनाया जा रहा था तब मेरे मन में एक सवाल आया, हो सकता है कि तमाम देशवासियों के मन में भी यह सवाल आया। सवाल यह था कि आप जुम्मा जुम्मा दिल्ली में एमसीडी चुनाव हारे आम आदमी पार्टी से, मैनपुरी में अखिलेश यादव चुनाव जीत गए डिंपल यादव के चेहरे पर। इसके बाद हिमाचल आप चुनाव हार गए। इसके साथ साथ खतौली आप चुनाव हार गए। ये हारने के बाद जीत का जश्न, ये कौन सी रिवायत है? ये समझ से परे है। तिलक भाई, आपने ये नहीं बताया कि हम रामपुर का चुनाव जीते हैं, हम बिहार में भी चुनाव जीते हैं, हम गुजरात में प्रचंड बहुमत से जीते हैं, दिल्ली एमसीडी में हमने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है। आपने ये सब फैक्टर्स को ओमिट आउट कर दिया और ये बात जान के रखिए कि हमारा नहीं, आप जीतने के लिए लड़ते हैं या वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लड़ते हैं? आप बीजेपी हैं सर। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो पार्टी सशक्त होती है, जब जीतते हैं तो सत्ता वोट में प्रतिशत आते हैं। तो आम आदमी पार्टी का भी बढ़ा, जिसने पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ा। ये तो हमें तो थोड़ी देर पहले भी कहा था ये बात कि वास्तव में चुनाव तो आम आदमी पार्टी ने लड़ा बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी तो ऐसा लगता था सुन्न पड़ी थी बिल्कुल। कांग्रेस के नेता जो थे वो तो थे ही नहीं प्रेजेंट, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, मतलब कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है क्या, लेकिन आपने किसी भी बड़े नेता को गुजरात में देखा मेहनत करते हुए? कांग्रेस शान साहब मेहनत करना गलत बोल रहे हैं क्या? गुरेश शेख कह रहे हैं जरा दिखाओ मुझे तस्वीरें एक बार। वो बार बार मुझे फोन करके भी कह रहे तस्वीरें हैं तो दिखाओ मुझे, कांग्रेस के कौन बड़े नेता जो है प्रचार में गए। गुजरात में जी शान साहब, फ्रेम फ्रीज है शान साहब का, अपनी बात रखिए शान साहब। मैं याद करके कुछ नाम गिना देता हूँ, आप भी सुन लीजिए और बड़े भाई को भी सुना लीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। हमारे युवा नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। हमारे वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक जी, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। राहुल जी ने कितनी रैलियां की? 2 रैलियां की। 2 रैलियां की। उन्होंने वोट तक की बात नहीं की। राहुल गांधी ने जो रैली की उसमें आप मुझे सुना दीजिए, कहीं वोट की बात की कि कांग्रेस को वोट दो, नहीं की उन्होंने। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो मोदी जी का अपमान करके आए उनके घर में जाकर, तो उसकी तो और प्रतिक्रिया आई आवाम की तरफ से कि आवाम ने 2 जूते मारती तो 4 जूते मारे इनको। अच्छा, मतलब भरतम में भी अफसर तलाश लिया आपने गुरेश भाई? नहीं, हमारे नेताओं कितनी रैलियां करनी है, कितना समय देना है, भाजपा तय करेगी। अब हाँ, तो आप ये बात तो सही कह रहे हैं ना शान साहब कि भाई वो बीजेपी को थोड़ी ना तय करना है। आप देश के प्रधानमंत्री से 56 या 50 रैलियां करवा रहे हैं। अगर कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको क्या लेना देना गुरेश शेख? नहीं, आपने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया। नहीं तो फिर ये भी तो ना ये भी तो तर्क हुआ ना। अगर आप देश के प्रधानमंत्री को एमसीडी चुनाव में ही तो प्रचार में उतारना बाकी था, आपने तो चेहरा ही एक ही चेहरे पर वोट मांगा। देखिए भाई साहब, तिलक भाई, एक बात बड़ी स्पष्ट बोलता हूं मैं कि मैं उस पार्टी को बिलोंग करता हूं जो बड़ी मेहनती पार्टी है, दिन रात मेहनत करती है, 24 घंटे मेहनत करती है, 365 डेज मेहनत करती है और मेहनत का नतीजे मिलते हैं। आपने मुझसे अभी पूछा कि आम आदमी पार्टी का भी तो वोट प्रतिशत बढ़ा, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत करी उस हिसाब से प्रतिशत बढ़ा। कांग्रेस ने मेहनत नहीं की। शान साहब का फ्रेम फ्रीज है जी। गुरेश शेख जल्दी से। बड़ी स्पष्ट बात है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप जितना जनता से कनेक्ट रखेंगे, जितने आपके कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, आपको परिणाम मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता अथक मेहनत करते हैं। नहीं, अखंड मेहनत। ये जो जीत का जश्न है वो सिर्फ गुजरात की जीत का जश्न है ना? आप मुझे यही बता रहे हैं ना?
नहीं, गुजरात की ही क्यों? देखिए, अब आप आइए दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एमसीडी के चुनाव की यदि गुरेश शेख बात को प्लीज करेंगे स्क्रीन तो पर लीजिए। एमसीडी में 15 साल के बाद भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जो ट्रायंगुलर फाइट थी उसमें कांग्रेस का लगभग लगभग पूरा ही वोट शिफ्ट हो गया आप में, तो उसके नतीजे ऐसे आए। अन्यथा बीजेपी ने बहुत अच्छी फाइट दी एमसीडी में भी, तो हमारे आरबी कार्यकर्ता ने उपाध्याय वहां जी, भी मेहनत की। आरबी उपाध्याय जी, ये तो कह रहे हैं कि हमने तो जो है मेहनत की, उसी का ही तो नतीजा है। जश्न तो मनाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है तो हम जश्न मना रहे हैं। ये जीत का एक पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू है। देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि विपक्ष को बीजेपी से सीखना चाहिए कि हार के बाद भी जश्न मनाया जा सकता है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जा सकता है। यानी जैसे जब विदेशी आते थे तो वो जो झुग्गियां थी वहां पर पर्दा डाल दिया जाता था या फिर दीवार कर दी जाती थी, तो हार की तरफ दीवार खींच के पर्दा डाल दो और जीत की तरफ देखो। आप तो उपाध्याय जी, आप देख नहीं रहे। गुर्रेश शेख ने कहा कि आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, दूसरा भी देखिए ना। हमने कहा चुनाव नहीं जीता, वो कह रहे हैं एमसीडी में हमने बेहतर प्रदर्शन किया, आप वो नहीं देख रहे। हमने जो है गुजरात जीता, वो नहीं देख रहे आप। अब देखिए, कांग्रेस ने भी हिमाचल जीत लिया और बिना चुनाव प्रचार के, बिना कुछ किए हुए गुजरात में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वहां भी सीटें जीत ली, तो कितना बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए, दिल्ली में भी वोट परसेंट बढ़ा लिया, लेकिन कांग्रेस ने तो कोई जश्न नहीं मनाया। तो हम अगर पिक्चर एक तरफ से देखें, सिक्के के दूसरे पहलू को देखें, तो आम आदमी पार्टी को भी जश्न मनाना चाहिए कि भाई एमसीडी में सत्ता छीन ली बीजेपी से। गुर्रेश जी, क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद आ रहा हूं शान साहब। आप गुजरात में भी वोट परसेंट अपना बढ़ा लिया, वहां भी 5-7 सीटें ले ली, उपस्थिति हिमाचल में भी दर्ज करा दी। आरबी उपाध्याय, एक मिनट गुर्रेश भाई, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कला कहां से आती है कि आप हार के भी जश्न मना लेते हैं। वो कह रहे हैं हार के भी जश्न मनाता है, कोई सीखे, विपक्ष को सीखना चाहिए बीजेपी से। कि बीजेपी से तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा सबको, कि कितनी मेहनत की जाती है, किस प्रकार से अपने कार्यकर्ता का उत्साह दिया जाता है, उनको कितनी इज्जत दी जाती है, जनता को कैसे शुक्रिया कहा जाता है, वो सब कुछ सीखना होगा। और ये भी सीखना होगा कि किस प्रकार से चुनाव में जीतने के बाद ईमानदारी से काम किया जाता है। हिमाचल क्यों हार गए आप? मैं देखिए, हिमाचल के विषय में मैंने कुछ देर पहले भी ये बात कही आपको कि 2-3 फैक्टर्स हैं इसमें। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि छोटा राज्य है, छोटी पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ वोटर्स कम है, और कई बार लेकिन उत्तराखंड में तो आप कह रहे थे हमने रिवाज तोड़ दिया, आप यहाँ पर कह रहे कि ये तो रिवाज रहा है। बिल्कुल, यहाँ भी कोशिश की थी हमने तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ पाए। कोई बात नहीं, अगली बार तोड़ देंगे वापस से। अच्छा, और एमसीडी में फिर क्या हो गया था? मैंने आपको कहा एमसीडी का कि एमसीडी में बहुत अच्छी हमने फाइट दी है। 15 साल के शासन के बाद भी बड़ी अच्छी फाइट दी, लेकिन हमको ये इतना उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस का प्रदर्शन इतना घटिया होगा कि ट्रायंगुलर फाइट में कांग्रेस का पूरा। और फिर मैनपुरी और खतौली में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? आप ये नहीं राजस्थान बोलते, में भी आ रहे हैं। आप ये नहीं बोलते। वो कह रहे राजस्थान में भी आप चुनाव हारे हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैनपुरी का आपने कहा, आपने ये नहीं बताया कि मैनपुरी में पहले सांसद कौन था? इस बार कौन है? उसी घर से है। हाँ। जिसके घर में डेथ हुई उसी की बहू है। कहीं ना कहीं सहानुभूति का वोट भी मिला है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि नहीं, किसी के घर में नहीं। वो वही मुलायम सिंह यादव है जिन्होंने संसद के भीतर कहा था देश के प्रधानमंत्री को लेकर कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो उन्हीं का निधन हुआ। प्रधानमंत्री की तो कुछ अप्पू पप्पू के अलावा सब इज्जत करते हैं, दुनिया भर में इज्जत करते हैं लोग। खान साहब, अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद प्लीज अभद्र शब्द नहीं, मतलब इस तरह के ऐसे शब्द नहीं जिससे विवाद पैदा। मैंने कोई अभद्र शब्द कहे? नहीं, मतलब पप्पू तो बड़ा प्यारा शब्द है। नहीं, ये पप्पू क्या, ये इस तरह की बातें मत बोलिए प्लीज गुरेश भाई। लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं सर। मैं तो फिर मैं चेकू बोल सकता हूँ, और भी बहुत सारे शब्द है मेरे पास। अमित शाह जी को तड़ीपार बोल सकता हूँ, प्रेरणानाथ गुंडा स्वामी बोल सकता हूँ। बोलूं मैं? देखिए, अभी आपकी जो खिसियाहट है उसको कहीं और निकालिए। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी क्या हुआ है कि आप लोगों को जूता पड़ा है गुजरात में, वो भी 15 नंबर का, 5 नंबर 7 नंबर का नहीं, 15 नंबर का जूता पड़ा है। और गुजरात की जनता ने आपको पैक करके 10 जनपद फेंक दिया है। एक मिनट प्लीज,
एक एक करके अपनी बात रखिए गुरेज भाई, प्लीज मर्यादा बनाए रखिए, एक दूसरे का सम्मान करिए प्लीज, इस तरह की बात नहीं। शान साहब, आपको क्या लगता है कि हार का जो मेन फैक्टर रहा गुजरात में, खासतौर पर एमसीडी का चलिए मैं भूल जाता हूं, उपचुनाव में तो आप उत्तर प्रदेश में तो कहीं पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं, ये 3 फैक्टर आप मुझे बता पाएंगे, हार के 3 फैक्टर कौन से रहे गुजरात में? देखिए अभी तुरंत तो मैं कैसे बताऊं, हमारी पार्टी का जो भी प्रदर्शन रहा उस पर चिंतन मंथन होगा। हम स्वयं पहली बात तो अपने इस बुरे प्रदर्शन के पीछे कारण को खोज नहीं, कोई तो वजह होगी ना, आप कार्यकर्ता है जमीन पर काम करने वालों में से, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। अगर मैं आपसे हिमाचल चुनाव के 3 मुख्य कारण पूछ लूंगा ना जीत के, आप तुरंत गिनवा देंगे, 3 नहीं 5 गिनवा देंगे, मैं जानता हूं, लेकिन हार के कारण क्यों नहीं तलाश पाते आप लोग? बिल्कुल तलाश करेंगे, खोजेंगे, उसके लिए चिंतन मंथन करेंगे। सर ऐसे चिंतन और मंथन तो आप कई बार कर चुके हैं, 2014 से लेकर अब तक। नहीं कोई बात नहीं, करते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे। दिखता है। आरबी उपाध्याय जी कह रहे कि सीखना है सीख लो बीजेपी से, उपाध्याय जी कह रहे बीजेपी से सीख लो कुछ आप। बिल्कुल हम उनसे अच्छी चीजें सीखेंगे, बेहतर भी नहीं सीखेंगे, जो अच्छी चीजें वो सीखेंगे। अब देखिए अभी भाजपा को देखिए आप कैसे वो उपचुनाव में हार रहे हैं। राजस्थान में तमाम प्रकार का इन्होंने माहौल बनाया, उसके बावजूद भी उपचुनाव में वहां हारे। छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार का माहौल बनाया, वहां उपचुनाव में हारे। उत्तर प्रदेश में हारे, एमसीडी में हारे, हिमाचल में हारे। और सबसे बड़ी बात कि हिमाचल प्रदेश जो है वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का किला था, वो ढह गया। उसके बावजूद भी ये बेशर्मी से उसका जश्न मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीते हुए, हमारे नहीं है। तो ऐसी बेशर्मी हमें नहीं सीखनी है भाजपा से। यदि हार होती है तो हार को भी स्वीकार करना चाहिए, यदि जीत होती है तो जीत को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। जनता का जो जनादेश होता है वो सर्वोपरि होता है। जनता के गुरेज भाई जवाब दीजिए। गुरेज भाई ये बात तो है ना कि आपके पार्टी के अध्यक्ष का अपना गढ़ था, आप वहां चुनाव हारे। अनुराग ठाकुर का अपना गढ़ था, आप वहां चुनाव हारे। आपने पूरी जान लगा दी हिमाचल में, उसके बावजूद आप चुनाव हार गए। देखिए मेरे पार्टी के अध्यक्ष हिमाचल के भी हैं, मध्य प्रदेश जबलपुर से भी उनका ताल्लुक है और बंगाल से भी ताल्लुक है, और वो अखिल भारतीय व्यक्ति हैं। तो हम अपने पार्टी के अध्यक्ष को महदूद नहीं मानते हैं किसी प्रांत तक के। दूसरी बात, क्यों गुजरात में चुनाव ना गुजरात में आप वोट मांगते तब आप कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री गुजरात से हैं। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, क्योंकि वो गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन वहां पर भी मतलब नड्डा जी है तो हिमाचल से ही ना, अहम भूमिका रही है। नहीं तो फिर मतलब हिमाचल से तब आप वोट देते हुए तब नहीं कहते? क्या कह रहा हूं कि गुजरात में भी मेरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी की अहम भूमिका रही है। इस जीत में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है गुजरात की। ठीक, आरबी उपाध्याय जी समझ रहे हैं सर आप? ये तो कह रहे हैं कि जीते हम हैं, तभी मैंने शुरू में कहा एक से मुकाबला बराबर हुआ। वो कह रहे गुजरात हम जीते, ये कह रहे हिमाचल हम जीते, वो कह रहे एमसीडी हम जीते और हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। जनता ने सबको मौका दिया है और सबको एक संदेश भी दिया है। मान लीजिए गुजरात में बीजेपी को एक बम्पर वोटिंग हुई और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण अगर नहीं किया गया तो भविष्य उज्जवल नहीं है। और वही जनता ने कांग्रेस को भी बता दिया कि देखिए, वो कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था शान साहब कह रहे थे कि भी हम मंथन करते हैं लेकिन हम ऐसे हार पर जश्न नहीं मनाते हैं, और जब भी हमारी हार होती है हम मंथन करते हैं तो जनता अवसर देती है। यानी आपको भी मंथन करने का अवसर जनता ने देती है और आपको सत्ता भी जनता देती है। और जनता की अदालत, उसे कोई जनता को मूर्ख न समझा जाए। जनता सारी चीजों का आकलन करती है, देखती है, और जो जनता के सरोकार हैं उन सरोकार को आप अगर पूरा नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो बहुत लंबे समय तक भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। शान साहब ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना आरबी उपाध्याय जी। अब कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ने आया, आप ये कह रहे हैं हम हारे, तो उसमें से एक फैक्टर आम आदमी पार्टी भी है। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। आपने ईमानदारी से चुनाव लड़ा नहीं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की गलती है, हम चुनाव इसलिए हार गए।
देखिए तिलक जी, हमारे अंदर भी तमाम कमियां हैं। हम भाजपा की तरह अहंकारी और घमंडी नहीं किए कहे कि हमारे में कोई कमी नहीं है। तमाम कमियां हमारे भीतर भी हैं। जनता ने यदि 70 वर्षों तक हमें प्रेम दिया, उसके बाद हमें सत्ता से हटाया, तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां रही होगी। हम जनता पे दोष नहीं मर सकते, और हम उस कमियों को दूर कर रहे हैं धीरे धीरे। और हम जनता के सामने फिर से पुराने रंग रूप में, फिर से पुरानी ताकत के साथ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा प्रदर्शन धीरे धीरे सुधर रहा है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव आप देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरी दिल्ली में हमें केवल 4.5% वोट मिले थे। इस बार चुनाव में हमें 12% वोट मिले। तो हमारा जो पुराना मतदाता है वो हम पे विश्वास जता रहा है, हमारी तरफ वापसी कर रहा है। आरबी उपाध्याय जी रेड करना चाह रहे, फिर उसके बाद गुरेश शेख आपके पास आ रहा हूं। ऐसा है कि आरबी उपाध्याय तो ग्राउंड जीरो के पत्रकार हैं, वो स्टूडियो में बैठने वाले नहीं है। उपाध्याय जी अभी बता देंगे। घमंड की बात करते हैं। आज आप घोषणा कर रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी आधा कर देंगे। जब शीला दीक्षित को जेपी अग्रवाल ने कहा कि मैडम ये बिजली के इतना बिल आ रहे हैं और पानी के बिल इतने आ रहे हैं, इसमें कुछ रियायत दीजिए, तो शीला दीक्षित जी ने कहा था कि बिजली यूज करोगे तो बिल तो देना पड़ेगा। अरे भाई, मेरी 5,000 रुपए की इनकम है, 10,000 रुपए बिजली का बिल आ जाए तो मैं कहां से लाऊंगा? तो ये काम अगर पहले ही कर लेते, उस समय इतने एरोगेंट नहीं होते, तो सत्ता से क्यों जाते? अब जनता को जब ये महसूस होने लगा कि भाई ये तो घमंड हो गया इनके अंदर, आमदनी मेरी 5,000 है, बिजली का बिल 10,000 देना पड़ेगा, कहां से लाऊंगा? अब तो ये सब बिजली पानी फ्री देने की बात करते हैं, सिलेंडर भी फ्री देने की बात होती है उपाध्याय जी। अगर कहते हैं दिवाली होली सिलेंडर भी फ्री लो। देखिए, कौन नहीं दे रहा? ये बात अलग है कि मैं सिलेंडर दे रहा हूं तो मैं राष्ट्र के उत्थान के लिए दे रहा हूं, और दूसरा पानी फ्री दे रहा है तो वो फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। हाँ। अलग अलग। अच्छा, ये जैसे खान साहब की पार्टी है गुजरात में, कह रहे थे 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, राजस्थान में नहीं देते, झारखंड में नहीं देते, लेकिन वहां देंगे 500 रुपए का सिलेंडर। तो यही तो जब कथनी करने का फर्क होता है तो जनता विश्वास नहीं करती है। अगर ये पहले वहां राजस्थान में देते, छत्तीसगढ़ में देते, और फिर जाके गुजरात में कहते कि हम वहां 200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। देखो, छत्तीसगढ़ में भी जाओ, वहां भी मिल रहा है, और राजस्थान में भी मिल रहा है, और हम गुजरात में आ गए तो यहाँ भी 200 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो जनता विश्वास कर लेती। जनता कहती नहीं भाई, दे रहे हैं ये लोग, वाकई में राजस्थान में भी दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। भाई, आम आदमी पार्टी भी तो यही कहती है कि हम दिल्ली में फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, गुजरात में भी देंगे। अब जनता पता करती है कि भाई दिल्ली में मिल रहा है, तो देखिए, और दिल्ली देश की राजधानी, हर व्यक्ति राजधानी में आता है, यहाँ देख के जाता है, उसका कोई रिश्तेदार, कोई मिलने वाला रहता है, वो बताता है कि भाई यहाँ। अच्छा, गुरेश भाई ये दिलचस्प बात कही आरबी उपाध्याय जी ने, क्योंकि वक्त बहुत कम है और चलते चलते छोटा छोटा कमेंट लूंगा मैं आप लोगों से। ये वाकई में आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए चुनौती साबित हो रही है। इसका एक उदाहरण, दिल्ली एमसीडी 2014 के बाद से सत्ता पर काबिज केजरीवाल, पंजाब, और अब गुजरात आपके घर में, आपके गढ़ में अगर वोट प्रतिशत बढ़ गया पहले चुनाव में, तो क्या आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है या फिर नहीं? देखिए, अगर जिस प्रकार से आज हम जनता से कनेक्ट हैं, हमारा संगठन काम कर रहा है, सरकारें जो चल रही है ईमानदारी से चल रही है, तो कोई समस्या नहीं है। क्योंकि इनका जो मॉडल है ना, वो फ्लॉप शो मॉडल है। दिल्ली में वो चल सकता है, लेकिन पंजाब में भी फ्लॉप होना निश्चित है। क्यों चल सकता है दिल्ली में? क्योंकि दिल्ली की प्रति व्यक्ति जो आय है ना भाई साहब, वो मुंबई के मुकाबले दुगनी है, हैदराबाद आप बहाने नहीं ढूंढ रहे है। अब क्या मैं बड़ी प्रैक्टिकल टर्म में बात कर रहा हूं। तो ये जो मॉडल लेके आए हैं, पंजाब में इन्होंने बेचा। नहीं, आप देखिए साल भर। नहीं, आप ये कह रहे कि पंजाब मॉडल को इन्होंने बेचा, और आप गुजरात को क्या करते हैं? पंजाब में जो दिल्ली मॉडल बेचा, वो साल भर के बाद धराशायी हो जाएगा पंजाब में भी। क्योंकि दिल्ली की जो प्रति व्यक्ति आय अलग तरह की है। दिल्ली आधा राज्य है जहां बहुत सारे काम केंद्र की सरकार कर देती है। आपसे सीख रहे हैं वो लोग। भाई, आम आदमी पार्टी बीजेपी से सीख रही है कि बीजेपी ने गुजरात मॉडल बेचा,
तो भी वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दिल्ली मॉडल भेज दिया। गुजरात मॉडल इज अ रियलिटी, वो तो फॉलो कर रहे हैं ना वो लोग। मॉडल जो है वो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट पे नहीं चल सकता ना दूसरे राज्यों में, सीख रहे हैं आपसे। चल सकता है क्योंकि दिल्ली के देखिए वो इतिहास पढ़ा उन्होंने, वो नहीं समझ में आ गया, मुंबई से भी आना। ये बात उनकी समझ में आ गई कि मॉडल के नाम पर भी वोट मिलता है। आप भाई साहब उपाध्याय जी, आपको जो देखिए, आपको तुलना करनी होगी इकोनॉमिक टर्म्स में कि कौन सी जो चीज दिल्ली में वायबल है वो पंजाब में नहीं हो सकती, जो पंजाब में वायबल है वो गुजरात में नहीं हो सकती। हर स्टेट की स्टेट जीडीपी होती है, उसके स्रोत होते हैं आए के दिल्ली जो वोट, उपाध्याय जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो वोट डालता है ना वो जीडीपी नहीं देखता, जो वोट डालता है उनको तो पंजाब दिखेगा ना, पंजाब की तो 12 बच जाएगी। जो वोट डालता है वो राशन भी देखता है, शासन भी देखता है। मैं अच्छा एक बात, एक फाइनल कमेंट शान साहब से ले रहा हूं, एक गुरेज भाई एक बात, ये हिमाचल में पन्ना प्रमुख बनाया था कि नहीं? गुरेज भाई का ऑडियो प्लीज। से काम करता है गुरेज भाई, मैं पूछ रहा हूं कि हिमाचल में पन्ना प्रमुख बनाया था कि नहीं? बिल्कुल बनाया था। मुस्कुरा रहे हैं आप। नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे? हिमाचल में हमारा संगठन बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, कुछ वोटों से कुछ सीटों को हार गए, बात अलग है। अच्छे प्रवक्ता हैं गुरेज भाई, गुरेज भाई पार्टी मुस्कुराहट से ही महफिल जीत जाते हैं। खैर, फाइनल कमेंट शान साहब आपसे कि अब भी आप ये बात स्वीकार करेंगे या फिर सारे गम भूल जाएंगे कि भैया हम हिमाचल तो जीत गए, चाहे भले ही रिवाज था, बात खत्म, चैप्टर क्लोज? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी हार से और जीत से दोनों से सीखेंगे। हम वहां जीते हैं तो क्यों जीते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उन चीजों को और प्रदेशों में लागू करके वहां भी जीतने का प्रयास करेंगे। और गुजरात में हम हारे हैं तो क्यों हारे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उस पर ध्यान देंगे ताकि वो गलतियां आगे ना हो, ताकि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हो, उसमें हम अच्छा परिणाम ला सकें। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शान साहब आपका भी, गुरेज भाई आपका भी, और आरबी उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल में रिवाज बदला, गुजरात में इतिहास बदला, लेकिन जनता के दिल में कौन राज कर रहा है यह अभी भी कंफ्यूजन है। गुजरात बीजेपी ने जीता ऐतिहासिक रूप से, कांग्रेस ने हिमाचल जीत लिया, दिल्ली ने एमसीडी जीत लिया। तो ये गढ़ों की लड़ाई, क्योंकि मैनपुरी में डिंपल यादव छाई, यानी सियासत की पिक्चर अभी बाकी है। ये ट्रेलर था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।